नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि 17 अगस्त से जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में जान लेंगे कि आपको कौन से पार्ट से आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन से सेक्शन से आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके और आप 100 नंबर में से अधिक नंबर गेन कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को नहीं समझेंगे, जो भी आपका कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरी वाइज, उसको आप अगर नहीं समझते हैं तो आप जो है टियर 1 क्वालिफाई ना कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके अनुसार, उसके हिसाब से अगर आपको उतना नंबर आता है तो आप टियर 1 क्वालिफाई करके आप फिज़िकल में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि डीवी में भी आपको उसके लिए बुला लिया जाए अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को फॉलो करते हैं तो, और उस हिसाब से आप अगर नंबर लाते हैं तो। ठीक है। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल मैंने एनालाइज करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि इतना से इतना के बीच अगर आपका आता है तो आप उस कैटेगरी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो रेलवे ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो अगर आप देखें जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी आपने अगर रेलवे ग्रुप डी 2019 का फॉर्म अगर जनरल कैटेगरी से भरा हुआ है तो आपको कम से कम 100 में से 85 से 90 के बीच लाना होगा। मैं आपको इतना अधिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत में जब नॉर्मलाइज्ड होगा ना नंबर, तो आपका नॉर्मलाइज्ड नंबर होने के बाद 5 से 10 अंक बढ़ सकता है। यानी अगर आपका रॉ मार्क 75 से 80 के बीच रहेगा तो भी आपका 10 से 12 अंक बढ़ने की संभावना है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद। तो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका जो स्कोर बनेगा ना, उस पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है। तो जनरल में अगर आप आते हैं तो आपको 85 यानी 85 से 90 के बीच लाना होगा, तभी आप रेलवे ग्रुप डी का टियर 1 का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो लाना होगा वो लगभग 75 से 80 के बीच आपको, आपका अगर रेलवे ग्रुप डी में अगर अंक आ रहा है 100 में से, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं टियर 1 में। उसके बाद अगर हम SC कैटेगरी का बात करें तो SC में अगर आपका 75 से 85 के बीच आ रहा है, 75 से 85 के बीच आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग OBC का बात करें तो OBC में अगर आपका 80 से 90 के बीच आ रहा है तो आप सेफ़ जोन में होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं, माफ़ करें यहाँ पे मैंने SC दोबारा लिख दिया, ये है ST। ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 के बीच आपको नंबर लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इतना हाई जो कट ऑफ जाने वाला है वो इसलिए जाने वाला है क्योंकि हमने NTPC में देखा कि टियर 2 का कट ऑफ कितना हाई गया था हर जोन में। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम भी जा सकता है, क्योंकि ये जोन वाइज इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है। लेकिन आप मान के चलें कि आपको कम से कम इतना लाना ही है, आप ये टारगेट लेकर चलें। भले इससे कम कट ऑफ जाए, हो सकता है, लेकिन आपको यही नंबर आपको अपने दिमाग में फिट करके आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आप सच में रेलवे का जॉब पाना चाहते हैं तो। ठीक है। अब देखिए अब अगर हम लोग बात करें, इसमें फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल तो आपको पता ही है कि आपको जो है मेल के लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ लगाना है। उसके अलावा आपका जो है 100 मीटर आपको 2 मिनट के अंदर दौड़ना होता है। एक 35 किलो का वज़न का भार लेकर के, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िज़िकल में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग को फोकस करना है और रेलवे ग्रुप डी टियर 1 में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जब आपका इसमें नॉर्मलाइज्ड होगा, क्योंकि इसमें जो है नॉर्मलाइज्ड इसलिए होगा ना क्योंकि इसमें ढेर सारे शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, केवल एक शिफ्ट में नहीं, ढेर सारे शिफ्टों में।
और ढेर सारे शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होने का कारण यही है क्योंकि यहाँ ढेर सारे बच्चे, करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसके कारण नॉर्मलाइज्ड करना और अंकों को बराबरी में लाना ये ज़रूरी हो जाता है। तो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका नंबर ज़रूर 5 से 10 नंबर या हो सकता है कि 15 से 20 नंबर तक भी बढ़ सकता है। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा टियर 1 क्वालिफाई करने में। तो आप डरे नहीं, अधिक से अधिक नंबर फ़िलहाल रॉ मार्क्स में लाने का प्रयास करें। बाद में नॉर्मलाइज होने के बाद आपका नंबर बढ़ने पर आपके जो है चांसेस और बढ़ सकते हैं। तो अच्छा से अच्छा नंबर लाने पर ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सिलेबस का एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस में आपका जो है जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस जो है उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी भौतिकी, रसायन और माफ़ करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इन 3 सेक्शन से और काफ़ी डीपली, काफ़ी अंदर से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, बेहतर बुक आए हुए हैं, नए बुक आए हैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताती है कि कौन सा घटना किस वक्त हुआ। ठीक है, तो वो आप बुक खरीद सकते हैं। तो देखिए, जनरल साइंस के लिए अगर बात करें तो जनरल साइंस में आपको 25 क्वेश्चन आपका रहेगा और 25 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट कम से कम आपको 22 से लेकर 24 नंबर तक आपको लाना है। ठीक है, 22 से लेकर 24 नंबर तक आपको जनरल साइंस में लाना है। मैथ्स का बात करें तो मैथ्स का वेटेज भी वही 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 25 क्वेश्चन में आप 25 लाने का प्रयास करें। ठीक है, जनरल साइंस में 25 में 25 लाते हैं तो और बेहतर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग जो होता है वो रीजनिंग हमारा टोटल होता है 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसका वेटेज दिया गया है। तो रीजनिंग में आपको 30 में आप तो 28-29 तो ईजिली कर ही लेंगे क्योंकि रीजनिंग उतना टफ होता नहीं है रेलवे ग्रुप डी में। तो उम्मीद करते हैं कि 28 से 30 तक, 28-29 तक आपका रीजनिंग हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। अब देखिए, आपको रेलवे ग्रुप डी में जॉब दिलाने में जो सबसे जो मुख्य भूमिका निभाएगी, अगर आप इन तीनों में यानी जनरल साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इन तीनों में अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो आपको जो मेरिट लिस्ट में आपको नाम दिलाएगी ना, वो ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दिलाएगी, जो कि 20 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है। इन तीनों पोर्शनों को तो आप इजीली कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, यानी जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस पोर्शन को अगर आप टच कर लेते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस पोर्शन का भी तैयारी ज़रूर करें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया किसके बारे में। मेनली मैंने ये वीडियो बनाया था कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बता दिया, नॉर्मलाइज्ड बता दिया, फिजिकल होगा वो बता दिया मैंने, नॉर्मलाइज होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 17 से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, पहला फेज़ का। बात रहा कि दूसरा फेज़ का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए नोटिस जो है ना वो एग्ज़ाम के बीच ही, यानी 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है उसी के बीच ही सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है यानी डेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड फेज़ के लिए। और ठीक है, सेकंड फेज़ के लिए जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में सूचित ज़रूर कर दूंगा। तो और साथ ही साथ और एक चीज़ लास्ट में, रिज़ल्ट के बारे में। देखिए, रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा लेट लग सकता है क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले आंसर की आता है। ठीक है, आंसर की के माध्यम से आप ये चेक कर पाते हैं कि आप लगभग आप कितना नंबर लाए हुए हो। ठीक है, उसके बाद आप अपना मार्क्स उसमें देख पाते हो। उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि किसी प्रश्न में आपको गलत नज़र आ रहे हो तो ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हो।
उसके बाद ऑब्जेक्शन वगैरह आने के बाद रिजल्ट आता है और फिर फाइनल आंसर की आता है। इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। लगभग एसएससी जिस तरह से प्रोसेस चलाती है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस में थोड़ा आपका लेट हो सकता है। तो रिज़ल्ट की अगर बात करें तो एग्ज़ाम जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी सारा फेज जब हो जाएगा, उसके बाद दो महीना तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 1.5 से मतलब 30 से 45 दिन के अंदर जो है भीतर आपका ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है टियर 1 का वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में सोचना नहीं है। अभी फ़िलहाल सोचना है कि जो कट ऑफ मैंने बताया है शुरुआत में, उन सारे कट ऑफ तक आपको टच करने का कोशिश करना है, या उससे अगर अधिक आप ला पाते हैं तो और बेहतर है। तो इसी के साथ दोस्तों अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विज़िट करें तो अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आते हैं मैं अपने चैनल पे देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।